नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आरपीएफ भर्ती 2024 का फॉर्म ऑनलाइन करना बताएंगे। किस प्रकार से आप दोस्तों आपके मोबाइल से ही फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया था जिसमें आपको सब कुछ बताया था, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी आपको रखनी है और पूरा मैंने आपको बताया था कि फॉर्म कैसे भरते हैं। लेकिन उस वीडियो को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। कुछ यहाँ पर पॉलिसीज़ जो है उनकी पालना नहीं की है, उसके कारण से वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो क्यों यहाँ पर डिलीट हुआ है। तो अगर अभी तक आपने आरपीएफ भर्ती एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो लास्ट टाइम में फॉर्म भरते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को देख के आपको दोस्तों साइबर कैफ़े ई मित्रा पर कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, पैसे देकर भी गलत फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट है जो आपको मिल जाएगी rrbapply.gov.in। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है अप्लाई का। अप्लाई से आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है इस साल 2024 में, अगर रेलवे में अभी तक दो भर्ती निकली है, एक आपके निकली है एएलपी की, आरआरबी एलपी की जो निकली थी CEN 01 2024 के द्वारा, ठीक है, और एक भर्ती निकली थी टेक्नीशियन की जो निकली थी 02 2024 के द्वारा। तो अगर दोनों में से कोई सा भी फॉर्म आपने भरा है तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट किया होगा। तो अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपको लॉगिन करना है। ठीक है, यानी कि आपने एएलपी या टेक्नीशियन का कोई सा फॉर्म भरना है तो आपको डायरेक्टली इस लॉगिन वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है, या आपको जो आपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड दिया था उससे दोस्तों आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर नए यूज़र हो, आपने दोनों भर्तियाँ नहीं भरी है, सिर्फ आरपीएफ का फॉर्म आप भर रहे हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑलरेडी यही नोटिस आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर अकाउंट बना चुके हो तो आपको सीधा लॉगिन करना है। देखिए जो नहीं किए हैं उनके लिए बता दूँ, अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पर नेशनलिटी चाहिए तो इंडिया सेलेक्ट कर देना। आपको आपका फुल नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस, अगर आपका नाम पहले है जो भी डॉक्यूमेंट में सारा का सारा सेम है तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, 2 बार डालनी है। आपकी जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आप मेल फीमेल हैं, 2 बार हर काम को करना है। आपके फादर का नेम डालना है, मदर का नाम यहाँ पर डालना रहेगा। इसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है और ये कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपके पास और भी आईडी का ऑप्शन मिलेगा जिससे आप दोस्तों कर सकते हैं। आई डोंट हैव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा, आप कोई सी भी एक आईडी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इनमें से, या गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई आईडी है वो भी, स्कूल कॉलेज की वो भी यहाँ पर चलेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ही क्लिक कीजिएगा। तो आधार कार्ड नंबर डाल के OTP करके वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर खुद का ही डालना, किसी रिश्तेदार का मत डाल देना, किसी दोस्त का मत डाल देना, क्योंकि बहुत सारी आपकी एग्ज़ाम के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में अपडेट आपको ईमेल और मोबाइल पर ही SMS के माध्यम से प्राप्त होंगे। ठीक है, नीचे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है कोई सा भी, जैसे मान लीजिए मेरा नाम खेमराज है तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से डाल सकते हैं, राज@1234, इस प्रकार से कोई पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो अब मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस समय जो भी यहाँ पर फॉर्म चल रहे हैं जिनका भी आप फॉर्म भर सकते हैं वो यहाँ पर सारे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इस समय भर्तियाँ चल रही हैं, एक है आरपीएफ एसआई की और एक है आरपीएफ कांस्टेबल की। तो दोनों में से आप कोई सी भी यहाँ पर भर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक फॉर्म यहाँ पर भर कर दिखा देता हूँ। एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, अगर आपके पास दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे हम बात करें कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल की जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है और जो एसआई है उसके लिए ग्रेजुएशन है। तो अगर आप ग्रेजुएशन है तो दोनों ही फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, मतलब कि दोनों के लिए अलग अलग फीस आपको पेमेंट करनी है और दोनों का फॉर्म अलग अलग भरना है। ऐसा नहीं है कि आप एक फॉर्म भर के छोड़ देंगे,
ऐसा नहीं चलेगा, आपका एक ही फॉर्म काउंट होगा। यानी कि दोस्तों आपको दोनों अलग अलग फॉर्म सेपरेटली भरने पड़ेंगे, दोनों की अलग अलग फीस यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आपके सामने मैं कांस्टेबल वाला फॉर्म फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, आई एम नॉट करेंटली टेबर्ड बाई एनी RRB RRC, और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जब अकाउंट क्रिएट किया था तो बहुत सारी डिटेल उसके अंदर आपने दी थी, तो ये ऑटोमेटिकली आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, ये ऑटोमेटिकली जो है वहाँ से ले लेगा। तो ये बोल रहा है खुद ही कि हमने डाटा वहाँ से ले लिया है। फिर भी अगर आपको डाटा चेंज करना है तो आप इसको चेक कर लीजिए। इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर आप आएंगे तो 5 अलग अलग डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक आपकी पर्सनल डिटेल है, इसके अलावा आपकी एक अदर डिटेल भरनी है, फिर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपडेट करना है, फिर आपको अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, और पोस्ट प्रीफ्रेंस अगर कुछ है तो यहाँ पर आपको भरना रहेगा। ठीक है, ये 5 चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 5 अलग अलग स्टेप में आपका फॉर्म यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले ली है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये डिटेल आपको दिखाई है। यहाँ पर अगर आपका कुछ भी एरर है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपका कंट्री आ रही है, फिर आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डाली रहेगी इधर। इसके बाद आपकी एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर आपको खुद का फुल नाम डालना है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आपके फादर का नाम ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जो आपको ये थोड़े ग्रे कलर में दिख रहे हैं ये चीज़, ये ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएंगी। ठीक है, आपको नीचे से यहाँ से भरना रहेगा। जैसे आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी कि आप शादीशुदा हो या कुंवारे हो, वो यहाँ पर भरना रहेगा। आपका धर्म क्या है, किस रिलीजन से आप हैं, वो आपको यहाँ पर भरना है। इसके अलावा आपकी मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है, वो आपको भरना है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिया गया है, उसको हम आपको दिखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया गया है जो है चूज चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, आपका पेपर 2 भाषाओं में खुलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेपर है इंग्लिश में खुलेगा, लेकिन इंग्लिश के अलावा आपको एक सब्जेक्ट और चुनना पड़ेगा जिससे आपका पेपर स्मूथली आप यहाँ पर देख पाएँ। तो अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने हिंदी चूज़ करी तो आपका जो पेपर है ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर खुलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप यहाँ पर दूसरी सब्जेक्ट चुनते हो, दूसरी भाषा चुनते हो, जैसे मान लीजिए कन्नड़ा आपने चुन ली, तो अब आपका जो पेपर है ना वो इंग्लिश और कन्नड़ा में खुलेगा। लेकिन अगर आपने एक गलती यहाँ पर कर दी, अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश चूज़ कर लिया, तो अब आपको ध्यान रखना है आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही खुलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको गलती कर दिया, इसको गलती से इंग्लिश भर दिया और आपको मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती है, तो दोस्तों आप चाहकर भी एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर की लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए हिंदी है तो मैं यहाँ पर हिंदी जो है यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 विजिबिलिटी मार्क आपके बताने हैं। आपके शरीर में ऐसे कोई 2 मार्क बताने हैं, है ना, जो आपके शरीर में परमानेंट हो, मतलब जिनको चेंज नहीं किया जा सके। जैसे कोई चोट का निशान है तो चोट का निशान है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जो आपका तिल पॉइंट होते हैं वो कई बार निकल जाते हैं, आप लेजर से निकाल सकते हो, कई चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं डालनी है। ठीक है, कहीं चोट आपको देखनी है, आपके शरीर के अंदर चोट वगैरह है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ताकि जो है आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर पहचान की जा सके। नीचे आप आएंगे तो नीचे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो कम्युनिटी है उसकी डिटेल। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो कम्युनिटी में आप देखेंगे तो आपको जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, SC, 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 ST, OBC, EWS, जिससे भी आप बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर भरना रहेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिससे भी आप बिलोंग करते हो, ठीक है, कम्युनिटी जो भी आप भरेंगे UR, तो अगर आप SC, ST से बिलोंग करते हो तो आपको ध्यान रखना है उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, OBC के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पूछेगा कि क्या आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर क्रीमी लेयर में। तो देखिए मैं आपको क्रीमी लेयर का मतलब बताता हूँ। क्रीमी लेयर क्या होता है, तो क्रीमी लेयर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर होती है। ध्यान रखना, नोट करना इसको, 8 लाख से ऊपर अगर आप हैं, आप आते हैं क्रीमी लेयर। ठीक है, क्रीमी लेयर CL। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि आपको जनरल में काउंट किया जाता है। एक होता है NCL, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके परिवार की वार्षिक इनकम 8 लाख से कम है तो आप आते हो नॉन क्रीमी लेयर में, और आपको आरक्षण का बेनिफिट मिलता है, 27% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप OBC में NCL है तो आप NCL के ऊपर यस क्लिक करना।
जैसे आप यस क्लिक करेंगे तो आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। और ये फॉर्म भरने की डेट से पहले का होना चाहिए, डीवी का टाइम आपको यहाँ पर दिखाना होगा, और यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी डालना रहेगा। नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको दो चीज़ें दी गई हैं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। देखिए एड्रेस में क्या करना है, आपको आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पर फिल कर देना है। देखिए दोस्तों पिछला जो वीडियो हुआ था इसी कारण से डिलीट हुआ था कि यहाँ पर जो है एड्रेस नहीं दिखा सकते। तो आपको क्या करना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, वो दोस्तों इसमें आपको फिल करना है। इसके अलावा जो भी आपका और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछ रहा है, आपका पिन कोड पूछ रहा है, विलेज, टाउन और सिटी पूछ रहा है, तो ये आपको भर देना है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जिनका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो सकता है। देखिए परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर क्या है, आपका घर है, आपका मूल निवास है, आपके पिताजी रहते होंगे। हो सकता है कि आप जो है करेंटली कहीं बाहर प्रिपरेशन कर रहे हो, बाहर जॉब कर रहे हो, तो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा। लेकिन कोई जो घर ही रह रहा है, कहीं जॉब नहीं कर रहा, बाहर नहीं रह रहा, तो उसके लिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएंगे। तो उसको यहाँ पर ये टिक बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके दोनों एड्रेस ऑटोमेटिकली, एक भरोगे दूसरा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप हो चुका है बेसिक डिटेल का। आपको दोस्तों ये इधर सेव या नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना रहेगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अदर डिटेल के अंदर। अदर डिटेल में आपसे कुछ पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं क्या। एक्स सर्विसमैन क्या होते हैं, आर्मी के पहले जो ऑलरेडी यहाँ पर आर्म फोर्सेस में अपनी जॉब दे चुके हैं, सर्विसेज दे चुके हैं, तो उनके लिए फैसिलिटी होता है। तो अगर आप हैं यस करना, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आप PWD हैं। PWD का मतलब होता है विकलांग कैटेगरी से हैं क्या। तो अगर आप हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऊपर क्लिक करना है। यस करेंगे तो फिर बहुत तरह के विकलांग होते हैं, यानी किस कैटेगरी से आप हैं, ठीक है, तो आपको वो यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो हम नो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आगे पूछा है क्या आप यहाँ पर EBC से बिलोंग करते हैं। देखिए EBC क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। EBC क्या होता है दोस्तों, रेलवे में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नाम से एक चीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ता है रेलवे को जिसमें आपकी वार्षिक इनकम, ध्यान रखना है एनुअली इनकम है, जो 50,000 से कम की होनी चाहिए। यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हैं BPL वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है, इसमें आपकी जो फीस होती है ना, वो दोस्तों 500 रुपये की जगह 250 रुपये यहाँ पर लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है, आप अगर EBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास या तो होना चाहिए BPL कार्ड, या आपके पास होना चाहिए इज्जत MST, या फिर आपके पास होना चाहिए दोस्तों EBC का सर्टिफिकेट जिसमें 50,000 से कम की आपकी इनकम मेंशन हो, तो ही दोस्तों आप अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि 500 रुपये बचा, और 500 रुपये की जगह 250 रुपये आप बचाएंगे, और 250 रुपये बाद में आप ये EBC का सर्टिफिकेट बनाने में खर्च कर दोगे, तो आपका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे आप आएंगे तो आपसे पूछेगा क्या आप रेलवे में पहले से ही जॉब कर रहे हैं। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे। तो अगर आप पहले से ही जॉब कर रहे हैं रेलवे के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर, तो दोस्तों आपको यस करना है, ठीक है। यहाँ पर यस कर देंगे, तो यस करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या आपने आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर से NOC ले रखी है। NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको रेलवे अलाउ कर रही है इस भर्ती को एग्ज़ाम देने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। अगर आपने NOC ले रखी है तो यस करना है, और NOC लेने वाले हो तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको NOC चाहिए होगी, अभी आपको नहीं चाहिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि अभी तो मैंने नहीं लिए लेकिन मैं लेने वाला हूँ, तो अभी नो कर दीजिएगा। और फिर आपसे पूछेगा आप किस में हैं, तो देखिए ग्रुप C ग्रुप D किस में है। तो अगर आप रेल लेवल 1 में काम कर रहे हो, अर्थ वाले ग्रुप D डाल देंगे, ग्रुप C में अगर आप हैं तो ग्रुप C डाल देना, और फिर आप कहाँ जॉब कर रहे हो, किस जोन में है, आपका एम्प्लॉय ID, अपॉइंटमेंट वगैरह, और यहाँ पर ये डाल देना। अदरवाइज रेलवे में काम नहीं कर रहे हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप कहीं पर जॉब कर रहे हो। ये देखिए रेलवे के अलावा की बात हो रही है, ऊपर वाला पूछ रहा है सिर्फ रेलवे का, और नीचे वाला जो पूछ रहा है रेलवे के अलावा, यहाँ पर बता रहा है एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉय, यानी रेलवे के अलावा कहीं आप जॉब कर रहे हो। तो अगर आप रेलवे के अलावा कहीं भी जॉब कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU में, तो आपको बताना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। सेम चीज़ें आपको NOC यहाँ पर लेनी पड़ेगी। नीचे है आर यू कंप्लीटेड कोर्स अप्रेंटिस, यानी कि क्या अप्रेंटिस का कोर्स आपने कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए अप्रेंटिस रेलवे कोर्स होता है जो आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने रेलवे से ही कर रखा है तो इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। और जगह से आपने अप्रेंटिस कर रखी है
जैसे महिंद्रा से कर रखी है, मारुति सुजुकी से, तो वो नहीं चलेगी, सिर्फ आपको रेलवे का चलेगा। और नीचे दोस्तों आपको डालना है आपका बैंक डिटेल, और ये जो बैंक डिटेल होगी ध्यान रखना है फीस रिफंड के लिए होगी, ना कि दोस्तों आपका सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट अलग होता है, फीस रिफंड जो आपकी आएगी 400 रुपये और 250 रुपये, उसके लिए दोस्तों आपको बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो ये सब डालना है और आपको इसको भी नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूँकि हम ये भर रहे हैं आपके कांस्टेबल वाला, तो कांस्टेबल में मिनिमम 10th पास की ज़रूरत है, तो हमने 10th पास ऑलरेडी ऐड कर रखा है। अगर आपके पास ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप आएंगे, क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या आप ऐड करना चाहते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर आएंगे तो ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए चूँकि ये भर्ती 10th पास के लिए है, इसलिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आगे के एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करें। अगर यहाँ पर SI वाला फॉर्म भरते तो वहाँ पर आपका ये क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाता ग्रेजुएशन वगैरह, तो भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 10th पास की ही वैकेंसी है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो इसमें क्लियरली मेंशन है, आपकी फ़ोटो है 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर की वजह से ही रिजेक्ट होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या गलतियाँ ना करें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने फ़ोटो के बारे में क्लियर बता रखा है, फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, बिल्कुल हमारा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल वाइट है, पासपोर्ट साइज़ का होना चाहिए, 6 महीने पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो जो है 35 mm × 45 mm की होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, बिल्कुल हमारी है। और ध्यान रखना है 30 KB से और 70 KB के बीच होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम फ़ोटो जो है बहुत ज़्यादा साइज़ की लेते हैं, अपलोड नहीं होती है। तो आजकल क्या है, गूगल पे आप जाना है, सर्च करना है इमेज साइज़ रीड्यूज़र। जैसे आप यहाँ पर ये करेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी, वहाँ पे जाना, फ़ोटो अपलोड करना, ऑटोमेटिक आपका साइज़ कम करके दे देगा। अगर आपको बैकग्राउंड हटाना है पीछे का तो गूगल पे कीजिएगा इमेज बैकग्राउंड रिमूवर, तो पहली वेबसाइट आएगी, फ़ोटो अपलोड कीजिए, बैकग्राउंड हटा के ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना, AI से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ध्यान रखना है फ़ोटो आपको ऐसी डालनी है, वाइट बैकग्राउंड हो, 6 महीने पुराने नहीं हो, 30 KB 70 KB के बीच हो, सेल्फी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का चश्मा वगैरह यूज़ नहीं होना चाहिए, चेहरा विजिबल होना चाहिए, क्लियरली फ्रंट व्यू होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। तो हमने सब कुछ बता रखा है, कोई कैप वगैरह, शेडो, ज्वेलरी वगैरह ऐसे नहीं होने चाहिए। तो ऐसा हमारा कुछ नहीं, हमारी फ़ोटो एकदम सही है, तो हमने अपलोड कर दी है। सिग्नेचर में आप देखेंगे तो सिग्नेचर में भी आपको ध्यान रखना है, सिग्नेचर जो है ब्लू पेन से यहाँ पर होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन में। रनिंग हैंड राइटिंग होना चाहिए, रनिंग का मतलब है कि मिलता हुआ अक्षर होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे भी लिख सकते थे हम, SANT वाला ऐसे हम कैपिटल लेटर में लिख सकते थे, तो हमारा फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता। तो यहाँ पर ये सिग्नेचर एकदम परफेक्ट है, यानी कि हमको रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है, ब्लॉक लेटर में नहीं लिखना है। JPG फॉर्मेट होना चाहिए और इसकी भी साइज़ 50 mm × 20 mm होनी चाहिए, सही है। और 30 KB 70 KB के बीच यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर सिग्नेचर आपके खुद के होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ हमारे एकदम सही है, तो हम इसको भी हम सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव होने के बाद अब दोस्तों हमारे पास आता है नेक्स्ट लास्ट है प्रीफ्रेंस वाला। तो देखिए प्रीफ्रेंस वाले पे आते हैं हम, तो प्रीफ्रेंस, जी हाँ, तो प्रीफ्रेंस वाले पे आ गए हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे, प्रीफ्रेंस में कुछ भी नहीं डालना क्योंकि यहाँ पर एक ही भर्ती है, इसलिए आपसे प्रीफ्रेंस भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कुछ चेक बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करना है। प्लेस में आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे अभ्यर्थी प्लेस का मतलब समझ रहे हैं कि एग्जाम सेंटर, नहीं दोस्तों, ये प्लेस एग्जाम सेंटर नहीं होता है। प्लेस का मतलब होता है आप फॉर्म कहाँ से डाल रहे हैं, कहाँ का मतलब आप आपके नियर बाई सिटी या आपके गाँव का नाम डाल दीजिए, यानी कहाँ से आप जो है ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सोच रहे हैं कि सर ये प्लेस का मतलब है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर लगेगा, वो एग्ज़ाम सेंटर नहीं दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर डाल देना है जहाँ से भी आप हैं। ठीक है, जहाँ से भी आप यहाँ पर फॉर्म डाल रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। और यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, उसके बाद आपको जस्ट फीस का पेमेंट करना है और आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली भरा जा चुका है। बस इतना ही दोस्तों आपको काम करना है, यानी कि 10 मिनट में आप दोस्तों आपका फॉर्म इजीली भर सकते हो। ठीक है, मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे और पूरी एक्यूरेट जानकारी मैंने आपको बता दी है। बाकी देखिए, अगर आपको लगता है किसी प्रकार का डाउट है आपको इस फॉर्म भरने में, तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरा यहाँ पर बताएंगे। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।